हेलो गाइस, मैं हूं नीलांशु कुमार और स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। लेकर आया हूं दूसरी वीडियो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फॉर पॉलिटी सेक्शन। राज्य व्यवस्था से रिलेटेड चैप्टर्स को हम जो भी बीपीएससी में पिछले कई सालों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 170 क्वेश्चन को डिस्कस करना है और उस 170 में से हमने 17 क्वेश्चन का डिस्कशन पहले वीडियो में किया था, जिसमें हमने 66वीं और 65वीं परीक्षा को कवर किया था। इस वीडियो में हम 64वीं और 63वीं को कवर करेंगे और 24 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV.K. रॉय कमेटी, सरकारिया कमीशन या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? तो इसका सही जवाब है अशोक मेहता कमेटी। अब हम कुछ लोग डिस्कशन करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि आप ग्राम पंचायत होगा गांव के स्तर पे, ग्राम स्तर पे, और जिला परिषद होगा जिला स्तर पे। और अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि 3 के बजाय 2 स्तरीय प्रणाली होगी और न्याय पंचायत पृथक निकाय होगा। इट मीन्स एक सेपरेट बॉडी होगा। तो सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत की बात की थी। उसके बाद आई LM सिंघवी कमेटी, जिसने की न्याय पंचायत की चर्चा की थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अशोक मेहता कमेटी, क्योंकि अशोक मेहता कमेटी ने ही न्याय पंचायत की चर्चा की थी। और अगर आपको पूछेगा कि किसने 2 टायर सिस्टम के बारे में बोला था, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अशोक मेहता कमेटी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का सरोकार नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल है। सैनिटेशन, स्वच्छता लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, मतलब सार्वजनिक यूज की जो सेवाएं होती है वो पब्लिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार का काम है, बिल्कुल है। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये किसका काम है? ये काम है स्टेट का, क्योंकि पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास है। अगर पुलिस स्टेट के पास है तो सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर किसके हाथ में आएगा? तो पुलिस के हाथ में आएगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में कुछ आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं? 29 आइटम हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 11 में अनुसूची 11 में बताया गया है, जिसमें आता है कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसको हम जब अपना लेक्चर पढ़ेंगे पंचायती राज का उसमें डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन, पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख कहां है? अब हमने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो क्या राज्य सूची में आएगा पंचायती राज? नहीं। क्या कंकरेंट में आएगा? नहीं। तो किस सूची में आएगा? ये राज्य सूची में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। इसीलिए हम जानते हैं कि पंचायती राज स्टाफ क्यों है, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम है, उसको राज्य अच्छी तरह से समझेंगी, इसीलिए पंचायत को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ना कि सेंटर या कंकरेंट लिस्ट में। तो सेंटर गवर्नमेंट किस पे कानून बना सकती है? यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। तो कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आते हैं? देखिए, डिफेंस, देश की रक्षा किसका काम है? यूनियन गवर्नमेंट का काम है, केंद्र सरकार का काम है। बैंकिंग, पूरे देश में एक तरह का बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए सरकार करेगी। पूरे देश में एक तरह का नोट होना चाहिए, एक तरह की करेंसी होना चाहिए, इसलिए वो भी किसके अंतर्गत आती है? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। फॉरेन अफेयर्स, विदेश सेवा भी किसके अंतर्गत आती है? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। और संचार सेवा भी किसके अंतर्गत आती है? यूनियन लिस्ट के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, बच्चे को गोद लेना या सक्सेशन, जब प्रॉपर्टी हम दूसरे को ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं सक्सेशन, तो वो किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में पुलिस आती है, मैंने बताया, ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, और एक अभी हमने पढ़ा पंचायत। पंचायत भी किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। चौथे क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है। मतलब ये कि अगर 100 पंचायत की सीटें हैं तो इसमें से 50 सीट तो महिलाएं ही लड़ेंगी, उनके अलावा कोई नहीं उस पर पार्टिसिपेट करेगा। और 50 जो सीट बच जाती है उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे।
तो ये है नया सिस्टम। अगर इस सिस्टम को माने तो इस सिस्टम में कुछ राज्यों ने इस सिस्टम को अपनाया है, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चारों आते हैं। ये एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अगर आपको ये आता है तो ही आपका सही होता, नहीं तो ज़्यादा चांस है गलत हो। लेकिन आप अप्लाई करें अपना लॉजिक और क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगला सवाल है, धन विधेयक पेश किया जाता है। अब धन विधेयक के बारे में आपको मैं बताऊं कि अनुच्छेद संख्या 110 आर्टिकल 110 में धन विधेयक का जिक्र है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, लोकसभा के स्पीकर लेंगे। इसके अलावा जो धन विधेयक होता है ना, वो लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है। पेश तो लोकसभा में होगा, लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप धन विधेयक के बारे में जो भी बोलना सोचना है वो करो और 14 दिन में लौटा दो। अगर राज्यसभा 14 दिन में रिटर्न नहीं करती है तो वो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया। और इसे कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। कौन करेगा? मिनिस्टर करेगा। धन विधेयक सरकार से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसे सरकारी मिनिस्टर करेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो पार्टी सरकार में है, जैसे भी बीजेपी है, क्या उसके एमपी कर सकते हैं? नहीं, उसके एमपी कोई और बिल लाएंगे तो उसे भी प्राइवेट बिल ही कहा जाएगा। लेकिन धन विधेयक, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स ला सकते हैं। यूजुअली कौन मिनिस्टर लाते हैं? फाइनेंस मंत्री लाते हैं। और लोकसभा का पावर राज्यसभा से ज्यादा है किस मैटर में? मनी बिल के मैटर में, क्योंकि राज्यसभा को उसमें सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है या उस बिल को रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब राष्ट्रपति के पास धन विधेयक को लेकर क्या पावर है? राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक सकते हैं या उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही राष्ट्रपति की सिफारिश ले ली है। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही मंत्री विधेयक को पेश कर सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब फेडरल, एकात्मक यूनिटरी, संसदीय पार्लियामेंट्री, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन क्या होता है। संघीय शासन का मतलब ये होता है ना कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में अलग होती हैं, उनको अलग अलग एक्सक्लूसिव पावर होते हैं। यूनिटरी में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की चलती है, राज्य सरकार की अपनी कोई अस्तित्व नहीं होती है। संसदीय में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक संसद होता है। और फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे कि नॉर्मल समय में अगर हम बात करें तो हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी हैं। लेकिन जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता है, जिसको हम कहते हैं आपातकाल, जिसको हम क्या कहते हैं? आपातकाल। जब आपातकाल लगता है 352 के अंतर्गत, आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो हमारा देश किसमें बदल जाता है? एकात्मक सरकार में। किसमें बदल जाता है? एकात्मक सरकार में। इसीलिए भारतीय संविधान का नेचर है कि ये फेडरल है, लेकिन स्पिरिट इसकी क्या है? यूनिटरी है। और फेडरल सिस्टम कहाँ है? अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, और फेडरल सिस्टम अमेरिका में है, यूनिटरी सिस्टम यूके में है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमने पहले भी बताया था कि किन किन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट नियुक्त करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है, इसीलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहां गलत टाइप है, अध्यक्ष नहीं, इसको कहेंगे राष्ट्रपति। अगला सब है, इसको देखने से पहले कार्यपालिका जो है ना, एग्जीक्यूटिव, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ये अगले क्वेश्चन का पॉइंट यहां आ गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कौन कौन? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, आर्टिकल 76। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं।
शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अदर पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक होते हैं, इसलिए जो यूनियन टेरिटरीज है ना संघ के द्वारा संचालित, जिसको हम क्या कहते हैं राज्य, और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जज ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब आपको मान लीजिए एमपी बनना है तो आप या तो लोकसभा का चुनाव लड़के बन सकते हैं या राज्यसभा का। तो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 25 साल तो होना, मतलब आपका 25 साल तो कंप्लीट हो गया होना होगा। और अगर राज्यसभा के लिए है तो 30 साल। अब मान लिए किसी को भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, राष्ट्रपति ही बनना है, तो उसके लिए 35 से ज्यादा एज की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी 25, लोकसभा राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35। लेकिन इन लोगों को वोट करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 है, पहले ये 21 था, इसे 61 में संशोधन के बाद बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का मिनिमम एज, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। मतलब एक 25 साल का इंसान भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, लेकिन उसके कंडीशन ये है कि उसे भारत का नागरिक होना होगा, उसके अलावा वो कोई कोर्ट में वर्क किया हो, भारत का नागरिक हो, कोई कोर्ट में वर्क किया हो, उसके लिए एलएलबी करे, तो इस सब के लिए 25 साल तो काम होगा नहीं। तो इसीलिए जनरली हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज तो 60 के बाद ही बनते हैं, इसीलिए इसका मैक्सिमम एज निर्धारित है, न्यूनतम एज निर्धारित नहीं है। न्यूनतम एज निर्धारित करने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। तो आप जान लो कि यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति तो गवर्नर कर देते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति क्यों हटाता है, गवर्नर क्यों नहीं हटाता है? तो राष्ट्रपति इसीलिए हटाते हैं ताकि राज्य लोक सेवा आयोग बिना किसी के प्रेशर में काम कर सके। अगर उसे गवर्नर हटाएंगे या मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे गवर्नर हटाएंगे तो वो शायद कमजोर होगा, इसीलिए उसे कौन हटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया 25 साल होनी चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अभी हमने पढ़ा राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस कितने बार आ रहे हैं। तो ये जो पीपीटी मैंने आपको दिखाई अभी, जस्ट ए मिनट, ये वाली, इसे आप लिखकर दीवार पे चिपका लें और उसे बार बार रिवाइज करें, क्योंकि इससे देख रहे हैं आपकी क्वेश्चंस बहुत बार पूछेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवाद की नियुक्ति कौन करता है, फ्यूचर में हो सकता है कि अनुसूचित जाति के आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये भी पूछ सकता है। अगला सवाल है 14वां सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा? आपको बता दूं कि इनमें से सारा ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है 334। संविधान के अनुच्छेद 334 में जिक्र किया गया है कि लोकसभा हो या विधानसभा, लोकसभा केंद्र में, विधानसभा राज्यों में, इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण होगा या अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण होगा वो इसी आर्टिकल के थ्रू दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका पार्ट है? अब आपको एक बात बता दूं, भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो पार्लियामेंट का पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। लेकिन पार्लियामेंट का पार्ट कैसे? कि पार्लियामेंट में 3 पार्ट है, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब कैसे? अब आप जानते हैं कोई भी बिल पहले लोकसभा में गया तो राज्यसभा में जाएगा, फिर उसका राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है। अभी धन विधेयक के क्रम में भी आपने देखा कि राष्ट्रपति की उसमें
जरूरत बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following article direct the state government to organize the पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अब ये जो अनुच्छेद है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है। मतलब ये अनुच्छेद राज्यों को ये निर्देश देता है कि आप इस तरह की नीतियां बनाएं। किस तरह की? पंचायत ऑर्गेनाइज करने की नीति बनाए, जो कि आर्टिकल 40 में है। और इसे अपनाया कब गया? 73वें संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि जो भी संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से कुछ तत्व की डिस्कशन में करता हूं। अब डीपीएसपी का जिक्र आर्टिकल 36 से 51 तक है, लेकिन इसमें से जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी शुरुआत 38 से होती है। 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है खाने का, लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है रहने का, तो इन सब को डील करने का काम किसका है? राज्य का। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता भी किसको देना है? राज्यों को ही देना है। अब आप देखते होंगे कभी कभी फिल्म में कि जब कोई हीरो के पास अपना वकील नहीं होता है तो कोर्ट पूछता है क्या तुम्हारे पास वकील नहीं है? अगर नहीं है तो हम आपको वकील निर्धारित करके देंगे। तो यही है कि अगर कोई गरीब है अपना वकील निर्धारित नहीं कर पा रहा है तो उसे फ्री लीगल एड देना, मुफ्त कानूनी सहायता देना भी राज्य का काम है। और इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। उसके अलावा विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन भी 40वें में है। काम करने का अधिकार 41वें में है। मातृत्व राह, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो सही से काम कुछ दिनों के लिए नहीं कर पाती है, शरीर वीक होता है, डिलीवरी होती है, तो इस क्रम में उसे कुछ राहत दी जाती है, उन्हें छुट्टी दी जाती है, उस छुट्टी के लिए उन्हें पेमेंट दिया जाता है। इसका जिक्र आर्टिकल 42 में है। लिविंग वेज फॉर वर्कर, मतलब श्रमिकों को इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें अच्छे से, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको तरसना ना पड़े, ये अनुच्छेद 43 में है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब अगर कोई उद्योग है ना तो वो तभी ग्रो करेगा जो उसके लेबर, उसके श्रमिक सही से काम करेंगे। अब लेबर को हम कंप्लीटली इन्वॉल्व करते हैं तो वो उद्योग बहुत अच्छा ग्रो करेगा और मजदूरों का भी अच्छा विकास होगा। इसीलिए इसको आर्टिकल 43A में जोड़ा गया, ये भी बाद में जोड़ा गया। फिर 43B में है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल कंपनी जो है वह कोऑपरेटिव कंपनी है। ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी टाइप नहीं है जिसका कोई एक मालिक है, इसके किसान इसके मालिक है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये कोऑपरेटिव होने का किसानों को भी फायदा हो रहा है, हम लोगों को भी प्रॉपर दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स आसानी से मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के फायदे का। अगर हम 44 को देखें तो समान नागरिक संहिता मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है। यूनिवर्सल सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को बोला कि आप यूनिवर्सल सिविल कोड लाएं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है उसके जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि गोवा राज्य के बारे में आप जानते हैं। ये गोवा एक ऐसा राज्य है ना जिसमें यूनिवर्सल सिविल कोड समान नागरिक संहिता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार यूनिवर्सल सिविल कोड बोल रहा हूं, ये है क्या? शादी के लिए और तलाक के लिए अगर एक तरह का कानून सारे धर्म को दिया जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उसे ही हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या और भी कमजोर वर्ग है उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। स्टेट की ड्यूटी है कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल मतलब लोग सही से खाना खा रहे हैं, इसके अलावा लोग पौष्टिक खाना खा रहे हैं या नहीं, लोगों का स्वास्थ्य सही है या नहीं, ये भी आर्टिकल 47 में है। लेकिन इस पर सही से वर्क नहीं किया गया। अगर किया जाता तो हमारे देश में लोग बीमारी से इतने ज्यादा नहीं मरते, कुपोषण बच्चे पैदा नहीं होते। उसके अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन और खेती के वो भी 48 में रखा गया है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण का संरक्षण या वनों का सुधार, वन्य जीवों की रक्षा, ये सारे भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। राष्ट्र के महत्व के स्मारक का संरक्षण,
मतलब दो प्रॉपर्टी जो राष्ट्र के लिए जरूरी है उनका भी संरक्षण करना है, उसके अलावा दुनिया में शांति रहे ये भी एक स्टेट की ड्यूटी है। आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल, झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? बहुत ही आसान सवाल, 2000 ईस्वी में। अब ये कुछ डेटाज हैं। अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है राज्य से, उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां राज्य बना था गुजरात। अब गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया था या मुंबई से अलग किया गया था? महाराष्ट्र से। उसके बाद बना नागालैंड। नागालैंड को बनाया गया नागा हिल और असम के पार्ट को जोड़कर। हरियाणा बना पंजाब से अलग करके। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना, जो कि एक यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसे राज्य का दर्जा दिया गया। 19वां राज्य मणिपुर, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। मेघालय एक सब स्टेट था, मतलब न केंद्र शासित प्रदेश था न एक राज्य था, वो बीच का पार्ट था, उसे भी मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वो दिया गया 1972 में, जो 21वां राज्य बना। सिक्किम बना 22वां राज्य। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। रिसेंटली कौन बना? तेलंगाना। अधिकतर क्वेश्चन बीपीएससी में इसी झारखंड से आता है, तो इसे आप याद रखें। किस वर्ष सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य के संबंध में बदलाव की सिफारिश की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 को, ठीक। लेकिन इसको बनाने के लिए कहा गया था 1983 को रिपोर्ट, और इसने जब रिपोर्ट पब्लिश की, सबमिट की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसमें 247 विशिष्ट सिफारिशें दी गई। अब ये सिफारिश किस चीज के लिए? ये सिफारिश थी ताकि राज्य और केंद्र के बीच का संबंध और अच्छा हो। अब आप देखते होंगे अभी बंगाल, वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में खींचातानी चलती रहती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए ही सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 याद रखेगा। अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? फिर से सवाल, भारत के राष्ट्रपति। आसान होगा आप लोगों के लिए, मैंने बार बार कहा, उस स्लाइड को आप जरूर दीवार पे चिपका लें। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? ये पदेन सभापति कौन होता है या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वो आदमी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, राज्यसभा का सभापति भी होगा, उसे ही हम कहते हैं पदेन सभापति। जो उस पद पे होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। 22, भारत के प्रधानमंत्री किसके लिए उत्तरदायी है? भारत का प्रधानमंत्री किसको उत्तरदायी है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा को उत्तरदायी है। कभी आपको क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, आगे मैं डिस्कस करूंगा, वहां आपको पार्लियामेंट लिखा है, लोकसभा नहीं लिखा है, तब आप पार्लियामेंट आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लोकसभा लिखा है तो क्या लगाएंगे? लोकसभा आंसर लगाएंगे। अगला सवाल, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा पदाधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च सिविल सेवा पदाधिकारी है? नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। होम सेक्रेटरी भी सिविल सेवा अधिकारी है लेकिन ये सर्वोच्च नहीं है। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी परीक्षा यूपीएससी लेती है, संघ लोक सेवा आयोग लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देगा? किसे देगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, लॉ मिनिस्टर को देगा, अटॉर्नी जनरल को देगा। अब एक बात बताओ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया कौन था? राष्ट्रपति किया था। तो रिजिग्नेशन किसको देगा भाई? तो राष्ट्रपति को ही देगा ना, ऑब्वियसली। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगली वीडियो कल मिल जाएगी इसी समय 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, ना ख्याल रखें, टाटा।